स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। आज हम लोग पीसीएस की टेस्ट सीरीज में जीएस वर्ल्ड का टेस्ट देख रहे थे। इसमें हम 15वां नंबर का टेस्ट देखेंगे। 14वां जो था सीसैट का था। सीसैट का हम लोग देखेंगे 14 तारीख, 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16 3 दिन में सीसैट का जितना टेस्ट होगा, दृष्टि का और जीएस वर्ल्ड का दोनों देख लेंगे हम लोग। ठीक है, ये 15 नंबर का टेस्ट है। इससे पहले के जो टेस्ट हैं जीएस के, जनरल स्टडीज़ के, वो सब अपलोड हैं। प्लेलिस्ट है जीएस वर्ल्ड टेस्ट सीरीज 2024-25 मेरे चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं। तो सारा टेस्ट एक बार देख लेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। जो आगामी एग्ज़ाम है 2024 का भी, जो 22 तारीख को होने वाला है, और अगला 2025 वाला भी, जो 10 तक, जो 11th नंबर तक का जो हमारा टेस्ट है, उसमें ट्रेडिशनल सारा पूछा हुआ है, सब्जेक्ट वाइज है। तो उसको आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस वाले टेस्ट में क्या है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी जनरल ने यह टिप्पणी की थी कि अगर उनमें से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। तो उनमें से या विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। तो किसके लिए कहा था, ये कौन बोला था? जॉन लॉरेंस, जनरल ह्यूज रोज, जनरल हैवलॉक, इनमें से कोई नहीं। तो जॉन लॉरेंस ने बोला था 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति के लिए इसने बोला था कोई भी अगर योग्य नेता निकल गया होता तो हम लोग हार जाते। तो कोई योग्य नेता न होने के कारण, नेतृत्व सही न होने के कारण ही हमारा जो 1857 का विद्रोह है विफल हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। तो सन्यासी विद्रोह जो है वो 1763 से 1800 तक चला था, ये बात ठीक है। भील विद्रोह भी 1818 से 1831 चला था, ये भी ठीक है। सतारा में जो विद्रोह हुआ था 1841 में हुआ था, ये भी ठीक है। संथाल का जो विद्रोह था ये 1854 में था, 54 से 55 में था, ठीक है, 1855। तो ये था, 1700 नहीं था ये, तो यही गलत हो गया। डी वाला इसका सही सुमेलित नहीं है। अगला, सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो सरोजिनी नायडू के बारे में बताना है। पहला, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो पहली भारतीय महिला थी ये। पहली भारतीय महिला अगर होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, तो पहला गलत हो गया। दूसरी महिला थी वो, और पहली भारतीय महिला थी, ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा है 1925 से कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये बात ठीक है। उन्होंने कविता लेखन के क्षेत्र में उन्हें कविता लेखन के क्षेत्र में योगदान के लिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया। चौथा है, वह भारत के प्रभुत्व में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो कौन सा सही है बताना है, कौन सा असत्य है हमको बताना है। ये असत्य बताना है हमको। इसका दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी सही है। वो भारत के प्रभुत्व में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला थी। तो इसका डी आंसर सही है, केवल एक गलत है, बाकी तीनों ही सही है। इनके बारे में याद रखिएगा, ये दोनों याद रखिएगा कि कविता लेखन में उनको नाइटिंगेल की उपाधि उनको दी गई थी, ऑफ इंडिया खिताब दिया गया था, और वो भारतीय प्रभुत्व में प्रथम महिला गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। चौथा है, दांडी मार्च के बारे में बताना है। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। तो साबरमती में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया, तो ठीक है, साबरमती से शुरू किया गया था। कारण क्या था? यह नमक पर ब्रिटिश राज द्वारा एकत्र किए गए कर के खिलाफ था, और गांधी जी वाष्पीकरण के माध्यम से नमक का उत्पादन करने के लिए इसका विरोध किया गया था। और गांधी जी द्वारा वाष्पीकरण के माध्यम से नमक का उत्पादन करके इसका विरोध कर दिया गया था, ठीक है, ये बात सही है। तो दोनों ही सत्य है इसका, और व्याख्या भी कर रहा है RA का, तो ए आंसर इसका ठीक है। अगला है, लॉर्ड कर्जन के बारे में क्या असत्य है हमको बताना है, सत्य नहीं असत्य बताना है। तो बताइए। भारत के गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण करने वाला लॉर्ड कर्जन भारत का सबसे कम आयु का गवर्नर जनरल था। तो सबसे कम आयु का एलिगिन सबसे कम उम्र का गवर्नर जनरल था, ठीक है। उसके बाद दूसरे पे, जबकि लॉर्ड कर्जन दूसरे पे था, एलिगिन के बाद था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है
1999 से 1900 के बीच पड़े भीषण अकाल के लिए संबंध में एंड्रयूज फ्रेजर समिति का गठन किया था। तो एंड्रयूज फ्रेजर नहीं थे, वो मैकडोनाल्ड था, मैकडोनल आयोग था, मैकडोनल आयोग, ठीक है। दूसरा भी गलत हो गया, मैकडोनल आयोग था। तीसरा है कर्जन के काल में 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। तो तीसरा सही है इसमें, बाकी तो गलत असत्य पूछा है, तो 1 और 2 दोनों असत्य हैं, तो बी आंसर इसका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनना है हमको। तो पहला है, इल्तुतमिश ने ही लाहौर के स्थान पर दिल्ली को सल्तनत की राजधानी घोषित किया। तो ये बात बताइए सही है कि नहीं। असत्य पूछा तो पहला सत्य है, इल्तुतमिश ने ही लाहौर को के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया। दूसरा है, इल्तुतमिश पहला सही था। दूसरा है, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत से सुल्तान के पद को वंशानुगत कर बनाया। तो भी बात सही है, इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया, तो भी ठीक है। तीसरा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इक्ता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत पर प्रदान किया। तो इक्ता व्यवस्था जो है इल्तुतमिश ने ही लाया था, तो ये गलत हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था वो, इक्ता इल्तुतमिश ने लाया था, तो पहला तीसरा गलत हो गया इसका। चौथा है, इल्तुतमिश द्वारा विरोधी सरकारों को पराजित कर उसने अपने वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी रखी जिसे तुर्काने चलगानी कहा गया है, या 40 अमीरों का समूह कहा गया है। तो चौथा सही है। तो इसमें असत्य पूछा है तो केवल 3 असत्य है, इसमें सी आंसर सही है, बाकी सब सही है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। बस तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है वही गलत है कि कुतुबुद्दीन ने इक्ता प्रथा शासन का व्यवस्था का आगाज़ किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, इल्तुतमिश ने किया था इक्ता का, ठीक है। अगला है 7वें नंबर का, कह रहा सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विचार करना है। तो पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो पहला ठीक है इसका, वर्चस्वशाली नहीं था, सही बात है ये। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो दूसरा भी ठीक है कि वस्त्र बनाए जाते थे, कपास की खेती से वो लोग अवगत थे। दोनों ही कथन सत्य हैं, तो इसका सी आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं। 8वां है, 8वां का कह रहा है कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं के चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो विहार जो है पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य है बौद्ध भिक्षुओं का निवास है। तो पहला ही सही है इसका। तो अंतर पूछा है, तो बिहार जो है, बिहार में लोग रहते हैं, सॉरी पहला गलत है, पहला गलत है, बिहार में रहते हैं और चैत्य में पूजा करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है, चैत्य पूजा स्थल है, ये दूसरा वाला ठीक है इसका। चैत्य जो है पूजा स्थल है, बिहार जैसे बिहार कहीं सुने होंगे कि बिहार में लोग रहते हैं, तो जबकि बिहार में बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। तो बी वाला इसका आंसर सही है, ठीक है। बिहार में लोग रहते थे और चैत्य में पूजा करते थे, तो बी आंसर सही है इसका, ठीक है। 9वां है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। तो सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व कौन सा है। तो पहला है, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। तो जब सामंती व्यवस्था करते थे पावर डिसेंट्रलाइज हो जाता था, ठीक है, तो केंद्रीकृत नहीं था। तो पहला ही गलत हो गया। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, दूसरा ठीक है। तीसरा है, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी और दास का संबंध बनाना, तो तीसरा। तो 2, 3 इसका दोनों ही सही है। 9वें का बी सही है, 2 और 3 सही है। तो सशक्त केंद्र नहीं बनाता है। अगर आप किसी दूसरे को, जैसे अभी जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सशक्त गवर्नमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने स्टेट को पावर दे रखी है, सारे स्टेटों को, कि आप अपने लिए कानून बना सकते हैं। अगर बस सेंटर ही सब कुछ कंट्रोल करता तो वो एकात्मक व्यवस्था होती। तो उसी तरह से लोग भी अपने पावर को डिसेंट्रलाइज कर देते थे, जो राजा लोग थे, सामंतों को। तो इसलिए 2 और 3 से सही है, याद रखिएगा। 10वां है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी जो हैं संप्रदाय किससे संबंधित है। तो बौद्ध है, जैन है, वैष्णव है, धर्म है। तो स्थानकवासी जैन धर्म से संबंधित हैं, तो बी आंसर सही है इसका, जैन से संबंधित है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर के भारत आने के फलस्वरूप
पहला क्या हुआ, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हो गई। तो नीचे दिए गए प्रयोग करिए। तो बारूद की शुरुआत पहले हो चुकी थी। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तो तीसरा इसका सही आंसर है, तो बी इसका सही है। केवल 3 इसमें था, 3 सही है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का प्रथम जो प्रयोग था वो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुए युद्ध में 1337 में हो गया था। 1337 में ही, 1367 में बहमनी और विजयनगर जो साम्राज्य था इनके बीच युद्ध में ही पहली बार बारूद का युद्ध हो चुका, बारूद का प्रयोग हो चुका था। ठीक है। अब बाबर आने के बाद इसका व्यापक प्रचलन शुरू हुआ। जब बाबर आया उसके बाद इसका व्यापक प्रचलन शुरू हो गया था। ठीक है। और स्थापत्य की जो जो गुंबद बनाने की जो प्रथा थी, ये जो था दिल्ली सल्तनत काल से ही प्रारंभ हो गया था। तो दिल्ली सल्तनत में ही ये प्रारंभ हो गया था। तो मेहराब और गुंबद का प्रयोग बाबर के पहले दिल्ली सल्तनत काल में प्रारंभ हो गया था। ठीक है। बस इसमें तीसरा से कि तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई थी, इसको याद रखिएगा। ठीक। अगला है, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसको सबसे पहले निर्माण करवाया था? किसका निर्माण सबसे पहले हुआ था? फोर्ट विलियम का, फोर्ट सेंट जॉर्ज का, फोर्ट सेंट डेविस का, फोर्ट सेंट एजोलो का। तो सबसे पहले कौन सा बना था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का जो बा सबसे पहले बना था। ये 1660 ईस्वी में, 1640 में बना था। याद रखिएगा इसको। 1640 में इसको बनवाया गया था। तो 12वें का बी आंसर सही है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपनिवेशवाद का आलोचक था। उपनिवेशवाद के आलोचक कौन थे? दादा बनर्जी थे, इन्होंने RC दत्त भी थे, अजीत सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। तीनों लोग ही थे। द डी आंसर इसका सही है। तीनों लोग ही इसके विरोधी थे और आलोचक थे। दादा बनर्जी ने लिखी थी जो बुक उनकी थी, क्या कहते हैं कि ड्रेन थ्योरी, जिसमें इन्होंने दिया था, ड्रेन थ्योरी दिया था इन्होंने। और RC दत्त ने लिखा था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसमें आलोचना की थी इन्होंने। द हिंदू के संपादक थे, द हिंदू जो आज चलता है पेपर, उसके संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। उसमें इन्होंने कई बार उपनिवेशवाद का विश्लेषण किया था। तो तीनों ही कथन सत्य हैं। तो UPSC में पूछा था पिछली बार नहीं, कई साल पहले पूछा था। 14वां है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किसके एक अनुभव आधारित है? तो वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। तो किसके पे है ये? तो स्वामी विवेकानंद पे है। डी आंसर इसका सही है। तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो है 1897 में जब उन्होंने लेक्चर दिया था। स्वामी विवेकानंद की ये पुस्तक है। अमेरिका के शिकागो से लौटने के बाद श्रीलंका और भारत के उपमहाद्वीपों में व्याख्यानों पर आधारित था ये। तो शिकागो में उन्होंने पहली बार दिया था। ठीक है। 1897, 957 नहीं है। फिर श्रीलंका गए, फिर भारत में उन्होंने अपने व्याख्यान दिए। तो उसी पे बुक एक थी स्वामी विवेकानंद की। ठीक है। अगला है, एनी बेसेंट से संबंधित कथनों विचार करना है। सही कथन क्या है, क्या बताना है? तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। तो ठीक है, उत्तरदायी थी। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। तो भारत में बस थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने नहीं की था, भारत में इन्होंने की थी। पहले मद्रास में। तो दूसरा गलत है। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थे वो मैडम ब्लावत्स्की थी और कर्नल आलकाट था। ठीक है। मैडम ब्लावत्स्की थी। ठीक है। ये नहीं थी। ये संस्थापना एक फ्रेंचाइजी या उसका एक शाखा खोली थी मद्रास में, तो उसके लिए थी। भारत में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो तीसरा इसका सही है। तो 1-3 इसका सही है। सी आंसर इसका ठीक है। ठीक है। दूसरा वाला गलत है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी बनी थी केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर विकसित करना, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो डी आंसर सही है। तो भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना इनका लक्ष्य था। ठीक है। तो बटलर कमेटी से संबंधित थी। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों विचार करना है। तो फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी
नियम करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। तो ये सही नहीं है। तो फैक्ट्री एक्ट जो आया था 1881 में मजदूरों के कल्याण हेतु कारगर नहीं रहा था, क्योंकि इसमें प्रावधान केवल भारतीय मालिक द्वारा संचालित फैक्ट्रियों में लागू होता था तथा उन्हें संगठित होने एवं श्रम संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। भारतीय मजदूर आंदोलन को संगठित करने में एम लोखंडे का महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये गड़बड़ हो गया पहला। और जो भी नियम लाया था वो भारतीय जो फैक्ट्रियाँ थी उन पर लागू थी, जिसमें अंग्रेज की फैक्ट्री थी उस पर लागू नहीं था। दूसरा है एन लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूरों को संगठित करने में अग्रणी थे। तो दूसरा सही है, तो बी आंसर इसका सही है, या सही पूछा भी है। तो एम लोखंडे को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं ये। अगला है 18 नंबर का कि कथन ए कहता है, आर है इसमें बताता है। तो कथन ए क्या है कि 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर देने का निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो जर्मनी के विरुद्ध वाली बात नहीं थी, बिना पूछे इन्होंने भारतीयों को भी शामिल कर दिया। इस वजह से इन्होंने विरुद्ध घोषित कर दिया और भारत को हाँ बिना पूछे शामिल। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध संदर्भ में वायसराय को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने बिना भारतीयों से पूछे ही युद्ध का निर्णय कर दिया था। तो इसका दोनों कथन सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ए इसका आंसर सही है। ठीक है, और देखते हैं अगला क्या है। अगला सुप्रसिद्ध चित्रकारी बड़ी ठणी किस शैली से है? तो ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठणी किसका है? बूंदी है, जयपुर है, कांगड़ा है, किशनगढ़ी है। तो बड़ी ठणी किशनगढ़ शैली का है, तो डी आंसर सही है, किशनगढ़ शैली का पेंटिंग है। कथन एक है बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या समान होगी। तो पहला ठीक है। दूसरा, क्यों बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा? तो कौन सा कथन सही है बताना है। ठीक है, तो बेबल योजना में क्या है उन्होंने कहा था, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तत्कालिक वायसराय बेबल भारत में व्यापक गतिरोध को दूर करने के लिए 1945 में भारत के समक्ष बेबल योजना रखी थी। तो उसमें पहला उन्होंने कहा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया जाएगा, हम सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदू के बराबर होगी। तो पहला वाला ठीक है। दूसरा है भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे, ये इसने कहा था। बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा, तो ऐसा वो नहीं सोचा था। ठीक है, तो जो आर है असत्य है इसमें। तो कथन सत्य है लेकिन जो कारण है असत्य है, तो सी आंसर इसका सही है। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर ने किस दल की कौन से दल थे जो भीमराव अम्बेडकर ने उसकी स्थापना की थी? तो पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो किसकी स्थापना की थी उन्होंने? तो पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया जो थी इसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर ने नहीं की थी। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर ने 1946 में अखिल भारतीय अनुसूचित, ये जो दूसरा है अखिल ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तो 1946 में इसकी स्थापना की थी। और 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की थी। ठीक, पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के मार्क्सवादी राजनीतिक संगठन था। ठीक है, ये मार्क्सवादियों ने बनाया था इसको महाराष्ट्र में। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये पहला वाला गलत है, तो बी आंसर सही है, 2 और 3 इसका सही आंसर है। ठीक, अगला है गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि ब्रिटिश अधिकारी जो ऐसे राज्य में रहता था जो कि प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, क्या कहलाता था? बताइए, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि ब्रिटिश अधिकारी जो एक ऐसे राज्य में रहता था जो कि प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, वो क्या कहलाता था? तो कलेक्टर, वायसराय, रेजिडेंस, एजेंट। तो एजेंट कहलाता था, रेसिडेंट कहलाता था।
तो रेजिडेंट कहलाता था, तो सी आंसर सही है, रेजिडेंट था वो। तो 1978 में लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उसी के अंतर्गत रेजिडेंट नियुक्त होते थे। तो सहायक संधि के अंतर्गत, सहायक संधि इसी के अंतर्गत रेजिडेंट नियुक्त होते थे, और ये 1798 में था। ठीक, तो सी आंसर सही है इसका। 23वां है, भूवैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी का आकार क्या है। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का आकार क्या है। तो पहला है वर्तुल, गोलाकार, गोलाकार के निकट, एक लक्षवक्ष, दीर्घ वृत्तज, तो ऑवलेट, इलिप्स, नियर स्फेरिकल, सर्कुलर, राउंड। तो कौन सा है। तो गोलाकार के निकट है और ऑवलेट, इलिप्टिकल, इलिप्स है। तो डी आंसर सही है, 3 और 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट के पाए जाने के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा एक सही है। तो ये भूमिगत कंदराओं में पाए जाते हैं। जैसे देखे होंगे आप, ऐसे कंदरा है, अंदर एक गुफा है, तो कुछ देखे होंगे यहाँ से लटक लटक के ऐसे लटका रहता है उसी में, बर्फ़ की तरह। कुछ होता है नीचे से बढ़ता है, यह टप टप पानी छूता है नीचे, फिर यहाँ से क्या होता है, नीचे से इसका जो ऐसे बढ़ते जाता है ये। तो इसी में पूछ रहा है कि स्टैलेक्टाइट कौन सा है, स्टैलेग्माइट कौन सा है। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा, ऊपर वाला नीचे वाला जो टंगा है उसको, जो उसके सीलन पे होता है उसके बारे में, जो नीचे से ज़मीन से उठा होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो बताना है कौन सा सही है। तो स्टैलेग्माइट विभिन्न व्यासों के बर्फ लंबों के रूप में लटके होते हैं, और स्टैलेग्माइट जो होते हैं गुफाओं के तल से लटके होते हैं। तो दूसरा है, स्टैलेक्टाइट विभिन्न व्यासों के बर्फ लंबों के रूप में लटके होते हैं। तो स्टैलेग्माइट जो होता है, माइट्स वो लटके होते हैं, याद रखिएगा इसे, इसको स्टैलेक्टाइट्स कहते हैं इसको। ठीक है, लटके वाले को, ये लटके होते हैं। और स्टैलेग्माइट जो होता है, माइट जो होता है नीचे से होता है, माइट गुफाओं के तल से उठे होते हैं। तो बी वाले इसका आंसर सही है। ठीक है, तो बी आंसर ठीक है इसका। याद रखिएगा, स्टैलेक्टाइट जो है, लैक्टाइट जो है, लैक्टाइट लटका, ल ट, इसमें ल और ट है, लटका है, लटका होता है, लटका होता है, लट लटका। स्टैलेग्माइट हो गया, माइट, लैम लैम लैम। तो म जिसमें आ जाएगा वो जो नीचे ज़मीन से है, जिसमें लट का जैसे आ जाएगा। देखिए इसमें तीनों को मिलाएंगे उल्टा सीधा करें तो लटका हो जाता है, तो लटका रहता है ऊपर से। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बी आंसर सही था। अगला है, वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है। चक्रवाती वर्षा से, संवहनी से, वाताग्र से। तो पर्वतीय वर्षा संबंधित है, बी आंसर सही है, पर्वतीय वर्षा संबंधित है। 26वां है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में प्राकृतिक वनस्पति अत्यधिक वृद्धि का कारण क्या है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में प्राकृतिक वनस्पति की अत्यधिक वृद्धि का कारण क्या है। उपजाऊ मृदा, उपजाऊ मृदा पहला है, तो ये गलत है, उपजाऊ मृदा नहीं होती वहाँ, उपजाऊ मृदा नहीं होती, नहीं होता। ठीक है, वर्ष भर उष्ण और नम मौसम, तो सही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का तीव्र प्रकाश, तो भी सही है। पोषक के अवशोषण के लिए मौसमी परिवर्तन है, तो चौथा भी नहीं सही। तो इसका बी आंसर से 2 और 3 इसका सही आंसर है। उपजाऊ मृदा नहीं होती क्योंकि इतने ज़्यादा वनस्पतियाँ होती हैं कि पूरा जो मिट्टी का जो भी पोषक तत्व उसको पूरा शोषण कर लेती हैं, तो वहाँ पे मृदा उपजाऊ नहीं होती। वर्ष भर नम मौसम बना होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए भी अच्छा प्रकाश वहाँ मिलता है। तो 2, 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वीप है और अवस्थिति है बताना है। तो महादेशी द्वीप, प्रवाल द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप, पर्वतीय द्वीप। तो मॉरिशस जो है, मालागासी है, अंडमान और निकोबार है, मालदीव है। तो अंडमान निकोबार जो है वो कौन सा द्वीप है, मालदीव है, तो प्रवाल द्वीप है। ठीक है, मालदीव को 4 कर दीजिए बी पे। और मालागासी का मेगाडासर द्वीप जो है वो मालागासी, तो महाद्वीपीय देश जो है एक हो गया पहला, महादेशी द्वीप वो है मालागासी, 2 हो गया, ये 2 होगा। मालागासी या उसको मेगाडासर कहते हैं, मेगाडास्कर। ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया। ज्वालामुखी कौन सा है, तो मालदीव है या अंडमान निकोबार है।
बताइए। तो अंडमान निकोबार तो उसका विस्तार है, हिमालय का तो पर्वतीय द्वीप है, ये 3 हो गया। मालदीव जो ज्वालामुखी द्वीप है, तो 4 हो गए यहाँ पे। प्रवाल द्वीप 1 होगा ना भाई ये, तो 2 1 4 3। प्रवाल द्वीप मालदीव है भाई, क्या लगा दिए हम। फिर से देखते हैं। महादेशी द्वीप जो है 2 है, ठीक। प्रवाल द्वीप जो है मालदीव है, ठीक है। ज्वालामुखी द्वीप 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 जो है वो मॉरिशस है। और पर्वतीय द्वीप जो है अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार ही हिमालय का ही विस्तार है। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो ए आंसर सही है इसका, ठीक है। याद रखिएगा। टोगूप टोगूप दर्रा भारत के किस राज्य में, टैगूप दर्रा भारत को किस देश से के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। तो टैगूप किसके साथ जोड़ने का है, तो म्यांमार के साथ है, डी आंसर सही है। भारत तथा म्यांमार के बीच में है टैगूप, और यह म्यांमार के रखिन प्रांत को मणिपुर से जोड़ता है, मणिपुर को जोड़ता है ये, इम्पोर्टेंट है। टैगूप। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार भित्ति वाला नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है, बताना है आपको। कावेरी है, महानदी है, हुगली है, कृष्णा है। तो हुगली नदी है, सी आंसर सही है। हुगली नदी सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है। अगला है, शैल का स्वस्थानीय क्षय और विघटन का प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। अपक्षय यंत्रवत एवं रसायनतः दोनों प्रकार के होते हैं। तो कौन सा कथन सही है, बताना है। कथन दोनों सही है, कथन और कारण मगर व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका बी आंसर सही है, ठीक है। तो अपक्षय जो होता है यंत्र होता है और रासायनिक दोनों होता है, ठीक। अपक्षय और यांत्रिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ स्थल खंडीय पटट प्लेट। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दृढ़ स्थल मंडलीय पटट प्लेट कहलाते हैं। यदि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो क्या परिणाम होते हैं। तो महाद्वीपीय प्लेट भारी होती है, नीचे दब जाती है, तो याद रखिएगा इसको। तो महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे घुस जाती है, तो पहला ठीक है। दूसरा, महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के नीचे घुस जाती है, तो ये गलत है। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट कभी नहीं टकराती, तो केवल एक इसका सही आंसर है, तो ए होगा 31 का, ठीक है। अगला है, भारी होने के कारण जो महासागरीय प्लेट हो नीचे दब जाती है, सबडक्शन हो जाता है उसका। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय मानसून पर एल नीनो के प्रभाव के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो क्या है एल नीनो प्रभाव। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर के पृष्ठीय तापमान, एल नीनो को बताना है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में पृष्ठीय तापमान बढ़ता है और भारत में अपूर्ण वर्षा होती है। 32वें का पहला ठीक है, ठीक है। दूसरा है, वाकर परिसंचरण अपनी सामान्य स्थिति से पूर्वी दिशा में स्थानांतरित हो जाता है और भारतीय मानसून वर्षा को कम कर देता है। तो दोनों ही कथन सही बताना है, और सही है भी दोनों, तो सी आंसर सही है इसका। वाकर परिसंचरण अपनी सामान्य स्थिति से पूर्व दिशा में स्थानांतरित हो जाता है और भारत में मानसूनी वर्षा को कम कर देता है, तो ये भी ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कर निम्नलिखित कथनों विचार करना है, कौन सा सही है बताना है। तो पहले, चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। तो चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है, ये बात ठीक है, क्योंकि हवा उठती है वहाँ पे और नीचे हवा जो आती है इसको भरने के लिए, तो इसी में रोटेशन हो जाता है, कोरियोलिस बल काम करता है, तो मामला चक्रवात पकड़ लेता है। दूसरा है, उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्त होता है। दक्षिणावर्त मतलब होता है कि क्लॉकवाइज, तो सही बात है। ऐसे हवा आती है, ऐसे घूमती है, ऐसे आती है, ऐसे घूमती है, तो क्लॉकवाइज चलता है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं, सी आंसर ठीक है इसका। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है 34 नंबर। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात की सामान्य दिशा क्या होती है। तो उनकी दिशा क्या होती है, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से दक्षिण या उत्तर से दक्षिण। तो उनकी दिशा होती है, कौन सी होती है, उत्तर से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। दिशा उनको पश्चिम से पूरब नहीं होती, पश्चिम से दक्षिण
पश्चिम से दक्षिण कैसे जाएगा, तो उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से पश्चिम उनकी होती है, ठीक है। उत्तर से वो पश्चिम जाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करते हैं ऐसे, तो भारत पे टकराते हैं। समझ रहे बात को। जैसे ये भारत का मैप है, सॉरी, अगर ये मैप है तो ये बंगाल की खाड़ी है, तो ये ऐसे आता है, उत्तर से पश्चिम जाना चाहता है तो इस तरह से करता है और आके यहीं टकराता है, क्लॉकवाइज घूमने के चक्कर में टकराता है यहीं पे, ठीक है। तो पहला इसका सही आंसर है, उत्तर से पश्चिम की दिशा होती है, ठीक। चौथा है, कुंद्रेमुख की लौह अयस्क निर्यात की सबसे अधिक संभावना कहाँ से है, गोवा से, कोच्चि से, मैंगलोर से, एन्नौर से। तो कुंद्रेमुख जो है कर्नाटक में है, याद रखिएगा। अब कर्नाटक से नज़दीक सबसे कौन सा है, तो गोवा है, कोच्चि है, मैंगलोर है या एन्नौर है, तो कौन सा है सबसे नज़दीक, तो मैंगलोर सबसे नज़दीक है। तो मैंगलोर बंदरगाह लोहे अयस्क के निर्यात की संभावना अधिक है, क्योंकि मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक के पश्चिमी दिशा में अवस्थित है तथा केंद्रीय मुख्य लौह अयस्क खान कर्नाटक में स्थित है, तो मैंगलोर ही सही है। तो इसका सी आंसर सही है, मैंगलोर ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 नंबर का, निम्नलिखित कथनों में से मानसून आरंभ होने की तिथि के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मानसून आरंभ होता है 3 में, ठीक है, फिर जाता है वो राजस्थान में, वो सारे राजस्थान का पहले, सबसे पहले 3 केरल में शुरू होता है, केरल के बाद में वो कहाँ जाएगा, पश्चिम बंगाल जाएगा कि उत्तर प्रदेश जाएगा, तो पश्चिम बंगाल जाता है, फिर उत्तर प्रदेश जाता है, फिर से 4 होता है, तो 3 2 1 4, 3 2 1 4, 36 का बी सही है। सही क्रम में केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंच जाता है और शीघ्र ही वह 10 और 13 जून को के बीच वह आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार से सबसे निकट है। तो ग्रेट निकोबार से निकट कौन, सुमात्रा है, ब्रुनियो है, जावा है, श्रीलंका है। तो सबसे नज़दीक कौन सा है, तो सुमात्रा है, यहाँ पे ये आंसर सही है, सुमात्रा सबसे नज़दीक है। 38वां, निम्नलिखित की नदियों पर विचार कीजिए। तो बंसधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। तो गोदावरी की सबसे सहायक नदी कौन सी है, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, तो बंसधारा भी है, इंद्रावती भी है, प्राणहिता भी है, पेन्नार भी है। तो कौन कौन इसमें है, सभी तो नहीं है, पेन्नार नहीं है, पेन्नार नहीं है इसमें, और बंसधारा भी नहीं है, ठीक है। 2 और 3 इंद्रावती और प्राणहिता है, तो डी आंसर इसका सही है, ठीक है। बंसधारा किसकी सहायक नदी है, याद है, तो बंसधारा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, किसी सहायक नदी नहीं है बंसधारा, ठीक है। पेन्नार भी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो पेन्नार भी स्वतंत्र नदी ही है, दोनों स्वतंत्र नदी हैं, ठीक है। गोदावरी की नदी प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा इत्यादि नदियां हैं। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियाँ हैं। प्रवाल भित्तियाँ कहाँ हैं, कच्छ की खाड़ी में है, मन्नार की खाड़ी में है, सुंदरबन में नहीं है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो किस में है, सुंदरबन में है कि नहीं है, सुंदरबन में नहीं है, तो ए इसका सही आंसर है कि 1 2 3 अंडमान निकोबार में भी है, कच्छ की खाड़ी में है, मन्नार की खाड़ी में भी है, सुंदरबन में नहीं है, ठीक है। सुंदरबन एक दलदली क्षेत्र है जो प्रवाल भित्तियों के लिए उत्पन्न होने का अनुपयुक्त जगह है। सेवराय, जावादी और पहाड़ी कहाँ अवस्थित हैं, सेवराय और जावादी हैं आंध्र प्रदेश में है कि तमिलनाडु में है, इन्हीं दोनों में है, अब किस में है, तो तमिलनाडु में, सी आंसर सही है। सेवराय और जावादी नदियाँ जो पहाड़ियाँ जो हैं तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन या टीक के प्रभावी वृक्ष स्पेसीज हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय कंटीनी झाड़ वन, घास स्थल युक्त शीतोष्ण। तो किसमें है ये, तो 41वां का ये सही आंसर है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में,
पाए जाते हैं सागौन के। ज्वारों का संचलन अधिकतर किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो एल्बिडो के प्रभाव से नहीं, पवन के बेग से नहीं, पृथ्वी घूर्णन से नहीं, किससे तो होता है? एल्बिडो से तो नहीं होता है। ज्वारों का संचलन तो होता है पृथ्वी के घूर्णन से। ठीक है, सी आंसर चाहिए। ज्वारों का जो संचलन अधिकतर पृथ्वी के घूर्णन प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तीव्र गति से, लेकिन सरल तरीके से सागरीय जो भाग है पृथ्वी के स्थल भाग के साथ गति नहीं कर पाते और वो तटीय क्षेत्र में ज्वार का निर्माण करते हैं। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा कठोरता से जुड़ा नहीं होता है, कॉम्पैक्ट नहीं होता, ढीला होता है, तो स्लाइड करके ज्वार भाटा की भांति आता है और जो महाद्वीप के जो तट होते हैं उनसे टकराता रहता है। ठीक, तो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में है, तो ज़्यादातर ज्वार जो होते हैं वो पश्चिमी उस पर आते हैं, पश्चिमी महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे। तो 42वां आंसर बताइए। जो पहले से तो हो गया, 43वां देखते हैं। 43वां का कह रहा है कि भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति को देखते हैं, उनका क्या नाम है? तो कौन कौन से 2 हैं वो? तो 32 नंबर का क्वेश्चन न्यायिक पूर्वावलोकन और 226 है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है, ये हाई कोर्ट के लिए है, तो यही याद रखिए, सी आंसर सही है। 44वां है भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो शिक्षा पाने का अधिकार तो फंडामेंटल हो ही गया है, काम पाने का अधिकार, संगम बनाने का अधिकार भी है, कोई वृत्त करने का अधिकार तो ये भी है, तो कौन सा नहीं पूछा है इसमें? काम पाने का अधिकार जो है अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, सी आंसर सही है। 45वां निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान की 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधारभूत विशेषताएं हैं? तो पहला, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध, पहला सही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्थानों पर आरक्षण, तो पहला, दूसरा भी ठीक। तीसरा है राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन, तीसरा भी सही है। चौथा है संविधान में 11वीं अनुसूची का पुनः स्थापन, तो 11वीं अनुसूची का पुनः स्थापन भी है इसमें। ठीक है, तो इसमें सभी कथन सत्य हैं, तो सी आंसर सही है इसका। तो 11वीं अनुसूची भी 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है, 12वीं जो है 74वें से है। ठीक है, तो इसमें सी आंसर सही था, चारों सही है। 46वां है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों को प्रभावी करने वाले के रूप में देखा जाता है? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार, विभेदन के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, धर्म की स्वतंत्रता। तो किसका किसका इसमें प्रावधान किया गया है, क्या क्या है? तो विधि के समक्ष समता है, ये बात सही है। विभेदन के विरुद्ध अधिकार भी है, अस्पृश्यता का अंत भी है, तो 1 2 3 सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है इसमें, तो ए आंसर सही है इसका। अगला है वरिष्ठ न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट निम्नलिखित में से किसे जारी की जाती है? तो उत्प्रेषण किसको जारी किया जाता है? किसी विशेष वाद में आगे की कार्यवाही रोकने हेतु अवर न्यायालय को, किसी वाद में कार्यवाही के अभिलेख पुनरावलोकन के हेतु अंतकरण करने के लिए अवर न्यायालय, किसी विशेष पद पर धारण किए हुए अधिकार दर्शित करने हेतु किसी अधिकारी को, किसी निरुद्ध रखे व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, ये तो नहीं है, तो कौन सा है इसमें? ये भी नहीं है, तो बी वाला सही आंसर है। किसी वाद में कार्यवाहियों के अभिलेख पुनरावलोकन हेतु अंतकरण करने के लिए अवर न्यायालय से। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है, तो इसके अंतर्गत में किसी मामले में कार्रवाई की जांच शीर्ष न्यायालय द्वारा की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो संविधान के 32 के अंतर्गत न्यायालयों को यह अधिकार प्रदान है कि उत्प्रेषण और प्रतिषेध रिट न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी किए जाते हैं। उत्प्रेषण के अलावा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध एवं अधिकार भिक्षा रिट भी होती हैं, तो इसका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का। सरकारी आयोग ने संतुष्टि दी कि राज्य का राज्यपाल
राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से नियुक्त गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। तो पहला सत्य है। दूसरा है, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 में संशोधन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो दूसरा गलत है, तो केवल एक सही है इसमें, तो सी आंसर सही है। तो सरकारी आयोग के संदर्भ में इन कथनों में से जो पहला है सही था कि सरकारी आयोग ने संस्तुति दी कि किसी राज्य का राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से नियुक्त गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए, जबकि 165 राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में बात करता है, ये सीएम के बारे में नहीं बात करता। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही है। अगला है 49 नंबर का कि संसद की शक्ति एक नया राज्य सृजन करना तो कर सकता है। राज्य विधानमंडल की शक्ति राज्य का नाम बदलना तो नहीं। विधि के समक्ष विविधता, विधि के समक्ष समता भारत और गैर भारतीय नागरिकों दोनों को। अवसर की समानता भारतीय नागरिक को, तो ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है तो वही बताना है। तो 49वां का बी सही नहीं है। जो राज्य विधानमंडल की शक्ति नहीं है राज्य का नाम बदलना, वो संसद की शक्ति है, तो बी वाला गलत है इसका। सुमेलित नहीं है, पूछा भी है। 50वां है, कार्ल मार्क्स के अनुसार साम्यवाद की उपलब्धि केवल किसके उपरांत संभव है? किसके उपरांत संभव है? नेतृत्व तथा जनता के मध्य तनाव का समापन नहीं। स्थानीय क्रांति का सपना भी नहीं है। शोषण मुक्त समाज का उदय, सी आंसर सही है। शोषण मुक्त समाज का अगर उदय होता है तो साम्यवाद लागू हो जाएगा। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य विभेद, ये सब नहीं था उनका, सी आंसर सही है। 51 है, लोकहित मुकदमे को किससे संबद्ध किया जा सकता है? तो लोकहित मुकदमे को किससे संबद्ध किया जा सकता है? तो पहला न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक हस्तक्षेप, न्यायिक पुनीतता। तो किससे इसको जोड़ सकते हैं? तो न्यायिक सक्रियतावाद से जोड़ सकते हैं लोकहित मुकदमे को, तो बी आंसर सही है। अगला है कथन 1 कथन 2 के बारे में बताना। कथन 1, भारत का संविधान एक उत्तरदायी संविधान है। दूसरा, यह व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान करता है। कौन सा सही है बताना है। तो दोनों का पहला सही है कि भारत का संविधान एक उत्तरदायी संविधान है, ये बात ठीक है। यह व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान करता है, तो ये भी तो ठीक है, व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान करता है, ये भी सही है। तो भारत संविधान उदार तथा कठोर संविधान के गुणों सम्मिलित है। तो भारतीय संविधान के मूल भाग में 3 से 13 से 32 तक नागरिकों के अधिकार पर चर्चा की गई है। भारत का जो संविधान एक उदारवादी संविधान, उत्तरदायी हम पढ़ रहे थे, उदारवादी लिखा है भाई। भारत का संविधान एक उदारवादी संविधान है। उदार तथा कठोर दोनों हैं, दोनों गुणों का मिश्रण है भारतीय संविधान। ठीक है, केवल उदार ही नहीं है, कठोर भी है। पहला गड़बड़ हो गया तो उसमें कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है, तो सी आंसर इसका सही है। पहला गड़बड़ हो गया क्यों, कठोर भी है भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? संविधान में संशोधन के लिए नहीं, ये नहीं बुलाई जा सकती। दूसरा, जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित किया जाने के बाद दूसरे 6 महीने की अवधि में विचाराधीन पड़ा हो सकता है इसमें। दूसरा, जब दोनों सदनों के बीच विधेयक के जाने वाले संशोधनों को लेकर असहमति हो जाए तो भी हो सकता है। जब किसी विधेयक को एक नए सदन से पारित मगर दूसरे सदन ने अस्वीकृत कर दिया हो तो ये भी सही है। तो तीनों में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है तीनों केस में, तो ए इसका आंसर सही है 93 का। वो सॉरी 53 का ये नहीं, पहला गलत है भाई, 53 का ये नहीं सही है, बी सही है। 2 3 4 बी कथन सही है, 2 3 4 इसका कथन सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 54 नंबर का, महालेखा परीक्षक के बारे में बताना है, क्या कार्य नहीं है उनका? कौन सा कार्य नहीं है उनका? तो अकस्मात निधियों और लेखाओं के से संबंधित केंद्र और राज्यों सरकार के लेन देन की लेखा परीक्षा करना, रक्षा रेखाओं का संकलन करना, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं का परीक्षण करना, राज्यों के लेखाओं का संकलन करना। तो कौन सा इनका नहीं है ये बताना है। तो पहला ठीक है, बी नहीं है इनका सही, कि रक्षा लेखाओं का संकलन नहीं करना होता इनका। ठीक है, तो
जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद की व्यवस्था की गई है, जिसमें लोक वित्त का संरक्षण इसमें शामिल है। नियंत्रक एवं काय की स्थापना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 145 है कि 148 है? तो 148 में उनकी व्यवस्था की गई है कैग की। ठीक है। तो पहला है भारतीय संचित निधि प्रत्येक संघ प्रदेश जहां विधानसभा हो कि सभी व्यय संबंधी लेखाओं की जांच करता है। ठीक है। सरकार एवं द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं का लेखा जांच करता है, राज्य के लेखाओं का भी जांच करता है, किंतु जो रक्षा के लेखा संकलन है उनका नहीं करता। तो बी आंसर इसका सही है। ठीक है, बी नहीं है। अगला है 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके लिए आयोजित की जाती है? भारत सदनों की संयुक्त बैठक किसके लिए आयोजित की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित नहीं, संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकृत करने के लिए नहीं, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले बना था नागालैंड, याद रखिएगा। सबसे पहले 1963 में नागालैंड बना था। ठीक है। फिर उसके बाद हरियाणा बना था 1966 में, फिर सिक्किम बना था 1975-76 में बना था, 1987 में बना था अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा कथन सही है इसमें? तो बी आंसर ठीक है, बी आंसर सही है इसका। सबसे पहले नागालैंड बना था, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो मूल कर्तव्य नहीं है लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना यह है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यह भी है, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना यह भी है। तो चुनाव में मतदान करने का कोई भी मूल कर्तव्य नहीं है। तो ए आंसर इसका सही है, यही नहीं है। अगला है 58 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, संवैधानिक सरकार क्या होती है? जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो ये सही नहीं है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। बी आंसर इसका सत्य है। ठीक है। अगला है भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन करता है? नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का स्थापना कौन करता है? तो हमारे देश में इसको प्रधानमंत्री करते हैं। ए आंसर सही है, प्रधानमंत्री करते हैं उसकी। और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1963 में हो गई थी। 1963 में 1983 में। ठीक है, 1983 में की गई थी। 60वां है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन के लिए गठित किया गया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग। तो सी एस है निर्वाचन आयोग 324। ठीक है। अगला है भारत में प्रत्येक राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो प्रत्येक राज्य में तो विद्यमान नहीं है, तो पहला ही गलत हो गया इसमें। लेकिन दूसरा है कि होना चाहिए, हो ऐसा लिखा है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट हो, मगर अगर नहीं है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक जो है न्यायालय, एक उच्च न्यायालय कई राज्यों का उच्च न्यायालय हो सकता है। तो डी आंसर सही है, पहला असत्य है लेकिन आर जो है सत्य है। अगला है 62 नंबर का किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो कौन सा सही है? तो पहला सही नहीं है, सीएम उसको नियुक्त कर सकते हैं। तो किसी राज्य के तो पहला ठीक नहीं है इसका। तो किसी राज्य के जो राज्य के संचालन है तो मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री अपने पदस्थ सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है। दूसरा, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, तो नियत नहीं होता। दोनों कथन सही नहीं है, डी आंसर से सही है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है? तो सीएसओ की वार्षिक प्रकाशन, कैग की रिपोर्ट, सीएसआईआर की रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो कौन किसके नाम किसके जाना जाता है श्वेत पत्र? तो सीएसओ की वार्षिक रिपोर्ट जो होती है। तो
राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से जाना जाता है, तो श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है, तो ए इसका आंसर सही है। 64वां है, हिंदू विकास दर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या है हिंदू विकास दर? तो पहला, हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है, तो पहला ठीक है, सही बताना भी है। दूसरा है, हिंदू वृद्धि दर हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर से संबंधित है, तो ये नहीं संबंधित है। तीसरा, हिंदू वृद्धि दर का प्रतिपादन प्रोफेसर रामकृष्णन ने किया था, तो दूसरा ठीक है। हिंदू वृद्धि दर के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि 3 से 4% के बीच थी, तो ये भी सही है, तो इसका सी आंसर सही है। हिंदू वृद्धि दर का प्रतिपादन जो है राजकृष्ण द्वारा किया गया था, यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। इसके अंतर्गत यह बताया गया कि उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि 3 से 4 के बीच थी। अगला क्वेश्चन है, कोपनहेगन घोषणा पत्र संबंधित है, तो कोपनहेगन घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सामाजिक विकास से, वित्तीय समावेशन से, समावेशी विकास से, आधारभूत ढांचे से। तो इस सामाजिक विकास संबंधित है, तो कोपनहेगन सामाजिक विकास को संदर्भित करता है, तो ए इसका आंसर सही है। अगला है 66वां है, गन्ने की उचित लाभ कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमोदित करता है? तो आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति, कृषि लागत और कीमत आयोग, कृषि मंत्रालय का विपणन निरीक्षण निदेशालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो अनुमोदित कौन करता है? तो हु अमंग द फॉलोइंग अप्रूव द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर? तो आर्थिक मामले की जो मंत्रिमंडल समिति होती है ये करती है, तो 66वें का ए आंसर सही है। अनुमोदन तो सिफारिश जो करता है वो कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है, सिफारिश ये करता है, मगर उसका अनुमोदन ये करती है, ठीक है। अगला है 67 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? तो मेगा फूड पार्क किसके लिए? तो पहला, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुनिश्चित उपलब्ध कराने हेतु, तो पहला ठीक है। खराब होने वाली पदार्थ का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु, तो ये भी ठीक है। तीसरा, उद्यमियों के लिए उद्यमी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने हेतु, तो कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसका 1, 2 सही है, तीसरा सही नहीं है, ठीक है। तो 1, 2 इसका ठीक है, तो बी आंसर सही है। तो उद्यमियों के लिए प्रोवाइड द इंटरप्रेन्योरल एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तो उनको प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, पहला 2 इसका सही आंसर है, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किन किन फसलों को शामिल किया गया है? तो चावल, गेहूँ, दलहन, चावल गेहूँ तिलहन, सब्जी, तो किसको किया गया है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2007-8 में शुरू किया गया था, तो इसका बी आंसर सही है, दिलहन। 69 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला, कृषि लागत और कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की सिफारिश करता है, तो गलत है, पहला 32 फसल नहीं है। अगला है, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का आरंभ किया है, तो दूसरा भी गलत है, इसका डी आंसर सही है। न तो 1 न तो 2, दोनों ही सत्य नहीं है। तो कृषि एवं लागत कीमत आयोग फसलों के लिए न्यूनतम एमएसपी डिसाइड करती है, और मिशन का शुभारंभ राष्ट्रीय विकास द्वारा किया गया इसका, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो शुभारंभ है राष्ट्रीय विकास द्वारा किया गया है, ठीक है। तो 23 फसलों के लिए जारी होती है एमएसपी, याद रखिएगा। अगला है 70 नंबर का, क्या कह रहा है कि राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की पंचवर्षीय योजना में अस्तित्व में आई थी, तो दूसरी है, पहली है, तीसरी है, चौथी है, तो किस में आई थी? दूसरी में आई थी, बी आंसर सही है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 1961 के बीच था, तो इसी समय ये आया था, ब्रिटेन की मदद से बना था। दुर्गापुर स्टील प्लांट यह 1961 में ब्रिटेन की मदद से राउरकेला बना था, ठीक है। तो जर्मनी की मदद से बना था, तो आपका दुर्गापुर बना था जो जर्मनी की मदद से, और राउरकेला बना था ब्रिटेन की मदद से, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी थी। 71वां है, कम प्रति व्यक्ति आय पूंजी निर्माण की कम दर, तृतीय क्षेत्र में मोटे तौर पर कार्यबल,
तो अविकसित देशों की इनमें से क्या विशेषता होती है? तो पहला से ये कम प्रति व्यक्ति आय, पूंजी व्यय निर्माण की कम दर होती है, तृतीय व्यक्ति में मोटे तौर पे अधिक कार्यबल, ये अविकसित के लिए नहीं है, ये विकासशील के लिए है। तो ए आंसर सही है, 1 और 2 सही है। ठीक है, 71वां के ए सही है। 72 है, जो वस्तु या माल सामूहिक रूप से जनता द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो जो वस्तु और माल सामूहिक रूप से जनता के लिए यूज किए जाते हैं तो किस में आते हैं? टिकाऊ, सार्वजनिक, निजी, इनमें से कोई नहीं। तो द गुड्स और जो गुड्स और गुड्स, वस्तु एवं माल सामूहिक रूप से जनता द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं किस में आते हैं? वो ड्यूरेबल गुड्स, पब्लिक गुड्स, पर्सनल गुड, नन ऑफ द एबव। तो सार्वजनिक वस्तु के बीच में आते हैं, बी ऐसा है। सामूहिक रूप से जनता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु पब्लिक गुड्स कहलाती है या सार्वजनिक वस्तु के अंतर्गत आती है। ठीक है, 73वां ब्याज दर नीति, तो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी अनाउंस बाई, तो कौन घोषित करता है? तो आरबीआई घोषित करता है। सी आंसर सही है इसका, जो किसी भी देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है उसको। ठीक है, अगला 74 नंबर का क्या कह रहा है? निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा सहकारी क्षेत्र में शीर्ष निकाय है जो चयनित कृषि वस्तुओं के प्रसंस्करण, वितरण, निर्यात, आयात का वो करता है? तो नाफेड है, नाबार्ड है, सीडीबी है, आईडीबीआई है। तो कौन है वो? 74वां का ये नाफेड है। नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये आंसर सही है इसका, नाफेड है। भारत की मुद्रा में आखिरी अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? तो आखिरी अवमूल्यन कब किया गया था इसमें? भारतीय मुद्रा में कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो आखिरी बार कब किया गया था? तो 1991 में किया गया था। तो सबसे पहला जो किया गया था, पहला अवमूल्यन किया गया था 20 सितंबर 1949 को किया गया था। दूसरा जब किया गया था सेकंड, तो 6 जून 1966 को किया गया था। और थर्ड वाला जो किया गया था वो 1 जुलाई 1991 किया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, बार बार पूछता है इसको। तो सी आंसर सही है इसका। सबसे पहले 1946 नहीं, 49 है ये पहला, 1949 है, 1949 में। ठीक है, याद रखिएगा 1949 है ये। ठीक है, दूसरा है 1966 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 76 निम्नलिखित में से कौन सा मानक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की व्यवसाय में लागू किया जा सकता है? तो ISO 900, ISO 14000, ISO 19001, ISO 1500। तो कौन सा पर्यावरण के लिए लागू होता है? पर्यावरण प्रबंधन के लिए कौन सा लागू होता है? तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि 19001 है। सी आंसर सही है इसका, 19001 लागू होता है इसमें। ठीक है, ये हरित औद्योगिकी और आर्थिक संक्रमण की शुरुआत के लिए तो ठीक है। तो ISO 4217 क्या है? ISO 4217 पूछेगा तो बताइएगा, मुद्रा कोड को दर्शाता है। ISO 1400 क्या है? तो पर्यावरण प्रबंधन के लिए है। ठीक है, ISO 9000 क्या है? तो गुणवत्ता प्रबंधन को दर्शाता है। तो इसमें लिखा है पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली किसी व्यवसाय में लागू किया जाता है, तो कौन सा है? तो इसका सी आंसर है, इसको याद रखिएगा। और बस पूछेगा पर्यावरण प्रबंधन, पूछ दिया आपसे, व्यवसाय उसमें शामिल नहीं है। तो पर्यावरण प्रबंधन के लिए तो 14000 होता है, याद रखिएगा। अगर पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली किसी भी व्यवसाय में लागू किया जाता है तो उसको 19001 में शामिल हो जाता है वो। ठीक है, केंद्रीय बजट 2023 की 7 प्रमुख प्राथमिकताएं निम्नलिखित में से सप्तऋषि में कौन सा शामिल नहीं था, बताना है। सप्तऋषि में क्या शामिल नहीं था? सामाजिक विकास, हरित विकास, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय क्षेत्र। इसमें सप्तऋषि में क्या शामिल था? तो महिला सशक्तिकरण शामिल नहीं था, महिला सशक्तिकरण। तो 7 में समावेशी विकास था, अंतिम मिल तक पहुंच थी, बुनियादी ढांचा था, क्षमता रोजगार था, हरित विकास था, युवा शक्ति थी, वित्तीय क्षेत्र था। तो महिला सशक्तिकरण नहीं था इसमें, वित्तीय था, याद रखिएगा। सी आंसर सही है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पुराना हो गया है। बजट 2023 का पूछ रहा है, 24 का बजट हम पढ़ाएंगे, तो ये छोड़िए इसको, इसके बारे में पूछेगा नहीं।
अब ये चीज़ पूछ सकता है इसमें कि मिष्टी योजना किस लिए चालू की गई थी। तो मिष्टी योजना जो थी मैग्रो वन के लिए चालू की गई थी, इतना बस याद रखिएगा, मैग्रो के लिए चालू की गई थी, मैग्रो वन के लिए। केंद्रीय बजट 2023 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी। तो राशि बढ़ा कितनी कर दी गई थी, तो 30 लाख कर दी गई थी, तो याद रखिएगा 30 लाख कर दी गई थी। चलिए अनुमानित बजट हम देख लेते हैं, 24-25 वाला कितना है, इसको रहने दीजिए। अगला है, ये भी बजट से संबंधित है 23 वाले से, तो ये भी पुराना है, इसको छोड़ देते हैं अभी। अच्छा, इसमें एक देखिए, एक आज काम का क्वेश्चन ये है कि सीडी देशमुख जो भारतीय राष्ट्रीय गवर्नर के प्रथम गवर्नर थे, तो सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे, तो क्या इससे बात सही है? सीडी देशमुख, बताइए। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, 81 का बताइए कौन सा सही है। तो 2-3 इसका सही था, तो ये तीसरा जो है ये सही है। सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, ये बात सही है, याद रखिएगा इसको। अगला है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए निम्नलिखित में से कितनी राशि आवंटित की गई थी। तो उसमें 19,700 करोड़ रुपये उनको दिया गया था, ठीक है, तो ए आंसर सही है। तो स्किल इंडिया के अंतर्गत स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र 30 स्थापित करना, बी आंसर सही था इसका। 84 था कि 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर की व्यवस्था में स्लैब की संख्या कितनी थी, तो 5 थी, याद रखिएगा इसको, डी आंसर इसका सही है। अगला है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो सेज एक जैसे 2005 में पारित हुआ था, तो ये ठीक है पहला। और संरचना सुविधा का विकास करना था इसमें, ठीक है। विदेशी स्रोतों में से निवेश को प्रोत्साहन करना था, ये भी ठीक है। केवल सेवा क्षेत्र में निर्यात का प्रोत्साहन करना था, तो ये गलत है, सभी क्षेत्र को इन्होंने शामिल किया था, तो 1-2-3 इसका सही आंसर है, बी सही है। अगला है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार करिए। तो पहला है कैल्शियम है, दूसरा लोहा है, तीसरा सोडियम है। उपयुक्त खनिज में मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो किस किस की आवश्यकता होती है ये बताना है आपको। तीनों की आवश्यकता होती है इसमें, कैल्शियम की, लोहे की और सोडियम की। तो डी आंसर इसका सही है, तीनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर का, कह रहा है मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहला ठीक है। दूसरा है, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, तो ये गड़बड़ है। यकृत पित्त स्रावित करता है, जिसमें पित्त पिगमेंट, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल व फास्फोलिपिड पाया जाता है, परंतु इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। तो ये वसा का इम्लिसीकरण करता है, इम्लिसीकरण, तो इसमें ये सही है, आर गलत है, सी आंसर सही है। एंजाइम नहीं निकालता, ठीक है, पित्त निकालता है, कोलेस्ट्रॉल और फास्फाइड पाया जाता है जिसमें पित्त में, पित्त लवण होता है। 88 है, कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, यदि किसी तत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता। तो किरासन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, तो पहला सही है। कोई मृदु पेय या उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता, तो स्ट्रॉ को खींचना पड़ता है, मुंह में लगा खींचते हैं ऊपर, तब वो ऊपर चढ़ता है, तो किसी का तो में अपने आप से चढ़ता है, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, स्याही सोख पत्र काम करने में विफल हो जाता, तीसरा ठीक है। चौथा है, बड़े पेड़ पृथ्वी पर नहीं उग पाते, तो ये भी ठीक है। तो 1, 3, 4 इसका सही आंसर है, बी आंसर सही है, 1, 3, 4 इसका सही उत्तर है। स्ट्रॉ वाला मृदु पेय में जो स्ट्रॉ लगा के पीते हैं सब बच्चे या कोई भी पीता है, तो वो मुंह से खींचता है, इसमें खींचने की प्रथा नहीं होती, ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ता जाता है किसी कत्तों में। अगला है 89 का, निम्नलिखित प्रकार के कांच में कौन सा एक पराबैंगनी किरण का विक्षेपण कर सकता है। तो पराबैंगनी किरणों का विक्षेपण कौन कर सकता है। तो सोडा कांच नहीं कर सकता, पायरेक्स कांच भी नहीं कर सकता, जेना कांच भी नहीं कर सकता। क्रुक्स कांच जो है वो विक्षेपण कर सकता है, तो क्रुक्स कांच में सीरियम प्रमुखता से होता है जो पराबैंगनी किरणों का विक्षेपण कर सकता है, तो डी आंसर सही है, इसमें सीरियम होता है, ठीक है। 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है। तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, ग्रेफाइट है, ग्रेफीन ग्रेफाइट है, तो कौन सा इसमें नहीं है, तो आप बताइए। जो फ्लोरीन है वो जो अपरूप एक तत्व का हुआ गुण है, जिसमें तत्व से अधिक भौतिक रूप से रूपों में मौजूद होता है, एक से अधिक भौतिक रूप में मौजूद होता है, रासायनिक गुण समान होता है, लेकिन भौतिक गुण उसके
भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे अपरूपता कहते हैं। कार्बन के महत्वपूर्ण अपरूप में हीरा होता है, फुलरीन होता है, फुलरीन होता है वो, फ्लोरीन नहीं, फुलरीन होता है वो, फुलरीन जो पहला वाला है, फ्लोरीन नहीं होता, तो इसका बी आंसर सही है, फ्लोरीन नहीं होता। ठीक है, तो हीरा होता है, फुलरीन होता है, ग्राफीन होता है, ग्रेफाइट होता है, ये सब होता है, जबकि फ्लोरीन स्वयं में अलग है, फ्लोरीन अलग है चीज़ है। बाकी पहला सी और डी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अगला है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो भारी जल न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। ठीक है, तो और कुछ नहीं करता है, तो ए इसका आंसर सही है 91 का। जो उनकी गति होती है, भारी जल मंदक के रूप में कार्य करता है, जिसे मॉडरेटर कहते हैं, जो न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। ये आंसर सही है इसका। 92 है, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेच गैस कहते हैं? तो स्ट्रेच गैस कौन होती है? तो आर्गन, नियान, जीनॉन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो किसको कहते हैं? तो जीनॉन एक अक्रिय गैस है जिसे, कौन सा आंसर सही है 92 का? तो जीनॉन इसका सही आंसर है, सी इसका आंसर सही है। तो स्ट्रेचर जो गैस होती है उसको जीनॉन को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, जीनॉन। 93 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन एक रजत नहीं रखता? सिल्वर कौन नहीं रखता है? तो हॉर्न सिल्वर रखता है, जर्मन सिल्वर नहीं रखता है, रूबी सिल्वर भी रखता है, लूनर कास्टिक भी रखता है। जर्मन सिल्वर कैसे बनता है? तांबा, निकिल प्लस जस्ता से, जिंक से मिलकर बनता है। ठीक है, तो तांबा, निकिल और जिंक से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर, इसमें सिल्वर नहीं होता। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताए हैं, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनना, बर्फ का गलना फिजिकल है, दूध का स्कंदन जो होता है ये रासायनिक है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, तो कौन सा है बताना है आपको। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनना भी जो है ये फिजिकल है, भौतिक परिवर्तन है ये। दूध का स्कंदन जो है केवल रासायनिक परिवर्तन, केवल 3 इसका सही है, बी आंसर सही है। अगला है, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो किस नियम का सीधा उपयोग है? पास्कल का नियम, टारिसेली का नियम, आर्किमिडीज का नियम, न्यूटन का नियम। तो पास्कल का नियम है, ये इसका सही है। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः पास्कल का नियम का अनुप्रयोग है। ठीक है, तो यदि गुरुत्व प्रभाव को नगण्य मान लिया जाता है तो पात्र में रखे द्रव को संतुलन की अवस्था में उसके किसी भी एक बिंदु पर दाब लगाया जाए तो पात्र की दीवार पर समान रूप से संचरित होता है। समझ रहे हैं? और गुरुत्व बल अगर नहीं है, समझ लीजिए पात्र में जल रखा है, ठीक है, तो आप कहीं पे अगर इस पे प्रेशर लगाते हैं किसी भी पॉइंट पे, इस पृष्ठ पे, तो दीवार सब पे समान बल लगेगा, सब पे समान दाब काम करेगा। समझ रहे हैं बात को? किसी बिंदु दाब लगाने पे पात्र की दीवारों में समान रूप से संचरित हो जाएगा, इसमें समान रूप से बट जाएगा इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम था इनका। ठीक है, बायोस की विस्तृत जो रूप क्या है बायोस का? बायोस जो आप कहते हैं ना, बायोस काम नहीं कर रहा है कंप्यूटर में, तो उसका बेसिक चीज़ है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस। सी आंसर इसका सही आंसर है कि बेसिक इनपुट आउटपुट को बायोस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है 97 नंबर का, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किस में पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, तो किसके पाए जाते हैं? यूरेनियम के, हाइड्रोजन के, सीजीएम के, लेड के। सर्वाधिक किसके पाए जाते हैं? तो सीजीएम के पाए जाते हैं, सी आंसर सही है। परमाणु संख्या समान होती है जिनकी, परमाणु संख्या समान होती है, तो सबसे अधिक सीजीएम के पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पोलियो है, पेचिस है, पीलिया है, मधुमेह है। तो पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है, 3 हो गया। पेचिस किससे होता है? तो अमीबा से होता है, तो 2 हो गया। पीलिया किससे होता है? शरीर में बिलिरुबिन की अधिक मात्रा होने से कारण होता है, तो 4 हो गया। मधुमेह किससे होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। 3 2 4 1, 3 2 4 1, सी आंसर सही है इसका। ठीक है, याद रखिए। 98वां क्वेश्चन है,
99 नंबर क्या है? प्राकृतिक गैस या गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मुख्यतः होता है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन और उच्चतर हाइड्रोकार्बन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। केवल मीथेन, मीथेन हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मीथेन होता है और उच्चतर हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ए आंसर इसका सही है, हाइड्रोजन नहीं होता। 100वां है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चालकता का सही अनुक्रम क्या है? तो कंडक्टिविटी के उस पर अरेंज करना डिसेंडिंग आर्डर में, घटते हुए क्रम में करना है। सबसे अधिक है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है। ठीक है। सबसे अधिक किस में होता है? धातु में, विद्युत रोधी में, अर्धचालक में, विद्युत रोधी में। सबसे अधिक धातु में होता है, फिर अर्धचालक होता है, फिर विद्युत रोधी होता है। तो ए आंसर सही है 100 का। ठीक है। सबसे अधिक धातु में होता है, फिर अर्धचालक में होता है, फिर उसमें होता है विद्युत रोधी में। अगला है, तो पूछ रहा है प्लीवरीसी या फुफ्फुसकर्पासता नामक पाई जाने वाली आम बीमारी क्या है? फुफ्फुस कर कर करपासता। द कॉमन डिजीज कॉल्ड प्लीवरीज, जिसको हिंदी में इतना टफ नाम है, फुफ्फुसकर्पासता नामक बीमारी होने वाली बीमारी आम बीमारी है किसकी? रबर उद्योग में श्रमिकों की, चीनी मिट्टी उद्योग में श्रमिकों की, वस्त्र उद्योग में श्रमिकों की, लौह और इस्पात उद्योगों में श्रमिकों की। तो किस में है ये? वस्त्र उद्योग में श्रमिकों की होती है। सी आंसर सही है। तो यह बीमारी एक प्रकार की फेफड़े से संबंधित बीमारी है जो वस्त्र उद्योग श्रमिकों में कार्यस्थल पर कार्य वातावरण के कारण होती है ये। ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है। क्यों? ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। तो ओजोन नहीं होती, गलत हो गया है। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य दीर्घ होती है। तो दूसरा सही है इसमें, तो केवल बी आंसर सही है इसका। ठीक है। तो रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य होती है 200 मीटर से अधिक तथा आवृत्ति 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज होती है। ये तरंगें वायुमंडल से टकराकर पृथ्वी पर वापस लौट जाती हैं, न कि ओजोन मंडल से। ठीक है। तो रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य दीर्घ होती है, इसको याद रखिएगा। 103 है, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो एक बार पूछता है तो फैलोपियन ट्यूब होता है या ओवेरियन ट्यूब कहते हैं उसको। बी आंसर सही है। अग्नाशय से अंडकोश के पश्चात अंड डिंब वाहिनी हिंदी में कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं या ओवेरियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है। 104 है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी परिस्थिति अनुक्रमण को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में किसकी सहायता है? तो शैवाल और कवक की है। तो बी आंसर सही है, शैवाल और कवक का है वो। अगला है, निम्नलिखित कौन सा सही है? तो विषाणु संक्रमित कर सकता है। तो विषाणु किसको संक्रमित कर सकता है? जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। तो विषाणु जो होते हैं सबको संक्रमित कर सकते हैं। तो डी आंसर सही है। 106 नंबर क्वेश्चन है कि परितंत्र में भौतिक तत्व और जैविक तत्व शामिल होता है। ठीक है। परितंत्र में जैविक तत्व शामिल होते हैं, तो दोनों शामिल होते हैं। सी आंसर सही है। अगला है 107 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपादित नहीं करता है? तो कौन सा है जो फफूंद है, मशरूम है, आर्किड है। तो जो पौधा जो मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है वो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर या दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, तो उन्हें परजीवी पौधे भी कहते हैं। जैसे फफूंद हो गया, मशरूम हो गया, आर्किड हो गया, अमरबेल हो गया, सब जो है ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तो इसका डी आंसर सही है। उपरोक्त में सभी जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। 108 नंबर क्वेश्चन है, एंट्रोपी को संदर्भित करता है। तो एंट्रोपी को क्या संबंधित करता है? तो जल प्रदूषण के संदर्भ में नहीं, पारिस्थितिकी पिरामिड के नहीं, ऊर्जा का एक स्वरूप के रूप में दूसरे स्वरूप में परिवर्तन के दौरान खोई ऊर्जा के संदर्भ में। तो कौन सा सही है? तो सी वाला आंसर सही है। तो एक परितंत्र से के संदर्भ में ऊर्जा का कोई ह्रास जिसमें कोई सैद्धांतिक अथवा व्यवहारिक व्याख्या न की जा सके उस तंत्र को एंट्रोपी कहा जाता है। सी आंसर सही है। अगला है 109 नंबर का, ग्लोबल डिमिंग दीप्ति मंदन का आशय क्या है? ग्लोबल डिमिंग, ग्लोबल डिमिंग मीन्स क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैस के कारण तापमान में अपेक्षाकृत वृद्धि से कम तापमान होना,
तो ए आंसर सही है इसका कि ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान में अपेक्षाकृत वृद्धि से कम तापमान होना, तो लोअर देन एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द इन टेम्परेचर ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस, तो ए आंसर सही है, बाकी कोई सही नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबल डीमिंग इश्यू कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस जितना हम सोचे थे कि टेम्परेचर बढ़ेगा उससे कम बढ़ गया तो उसको ग्लोबल डीमिंग कहते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव अपृष्ठवंशी के अंतर्गत नहीं आता? इन्वर्टब्रेट्स के अंतर्गत नहीं आता। मछली, गाय, केंचुआ, कबूतर। इन्वर्टब्रेट क्या होते हैं या अपृष्ठवंशी क्या होते हैं, इसके बारे में बताइए। तो ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उन्हें अपृष्ठवंशी कहते हैं। तो कौन है? मछली है, गाय है, केंचुआ है, कबूतर? तो केंचुआ है, सी आंसर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक में पखुई वन्यजीव अभयारण्य है? तो पखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये सही है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये यूपीएससी में पूछा था इसको, पखुई वन्यजीव अभयारण्य को। अगला है 112 नंबर का, निम्नलिखित पर विचार करिए। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास अधिकार का आधिकारिक निर्णय वन पर्यावरण मंत्रालय लेता है। दूसरा, भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावरण हैबिटेट का अधिकार दिया गया, तो इसका बी आंसर सही है, पहला गलत है। तो भारत में किसी बाग में विशेष रूप से कमजोर जनजाति जो समूह रहते हैं उनके पर्यावास का अधिकार जो है जनजातीय मंत्रालय का लेता है, जनजाति मामले का मंत्रालय लेता है। ठीक है, तो बैगा पहली जनजाति है जिसे पर्यावरण या हैबिटेट अधिकार दिया गया, तो ये जनजातीय मंत्रालय है। ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कार्बन निषेचन या कार्बन फर्टिलाइजेशन सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंपॉर्टेंट है ये, यूपीएससी पूछा है इसको, कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो पादप वृद्धि ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा में बढ़ जाती है तो एंथ्रोपोजेनिक उत्सर्जन के कारण पौधों के विकास में मदद मिलती है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो पहला ही इसका सही है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी पादप वृद्धि, तो पहला ठीक है इसका, तो यही कार्बन फर्टिलाइजेशन है, तो ए आंसर इसका सही है। अगला है, गडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है, पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है, डी आंसर सही है। गडगिल और कस्तूरी रंगन दोनों ही पश्चिमी घाट से संबंधित है, इसको घोल के पी जाइए, कहीं 3-4 बार पूछ चुका है एग्जामों में। 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो अर्थ एज के बारे में बताना है, क्या है ये? तो क्या है अर्थ एज? तो यूनेप और यूनेस्को द्वारा संचालित होता है, तो ये नहीं सही है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद करते हैं, तो ये सत्य है। दूसरा है, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता को आंदोलन है, तो ये भी ठीक है। इसको जानते कौन किया है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लिए है, फॉर नेचर ने इसको चालू किया है, WWF कहते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, पृथ्वी काल। ठीक है, तो 2-3 इसका सही आंसर है, सी आंसर ठीक है इसका। अगला है 16वां, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटन जीव कहलाते हैं? तो कवक और जीवाणु, ये अपघटन है, विषाणु अपघटक नहीं है, याद रखिएगा। 16वां का 2-3 केवल सही है, ये विषाणु अपघटक नहीं करते, तो बी है। अगला है, उद्यान है और राज्य है, तो दंपा टाइगर रिजर्व, गुमटी या वन्य जीव अभयारण्य, सारामती शिखर, रामगढ़ बिशनधारी। तो रामगढ़ बिशनधारी जो है ये राजस्थान में, चौथा सही है। ठीक है, सारामती कहाँ है बताइए? सारामती नागालैंड में है, 3 हो गया ये। गुमटी त्रिपुरा में है, तो 2 हो गया। दाम्फा टाइगर जो मिजोरम में है, तो 1 हो गया, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी आंसर सही है इसका। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछता है इन चारों को, तो याद रखिएगा। दाम्फा जो है मिजोरम में है, गुमटी यूपीएससी में पूछा था, तो त्रिपुरा में, सारामती भी नागालैंड में है, रामगढ़ बिशनधारी राजस्थान में है, तो याद रखिएगा। चलिए 118 नंबर का, कह रहा है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के ग्रहण किए गए स्थान व उनकी कार्यात्मक भूमिका को क्या कहते हैं? तो नीच कहते हैं उसको, इकोलॉजिकल नीच। तो इकोलॉजिकल नीच कहते हैं उसको। तो नीच का सबसे प्रथम जो संकल्पना दिया था
वो ग्रीनेल्स ने दिया था, ग्रीनेल्स, ठीक है, ग्रीनेल्स ने दिया था, कम करना। और उसने विभिन्न प्रकार की जो जातियाँ होती हैं उन या उपजातियाँ होती हैं कि स्थान के विवरण की व्यवस्था को इसके माध्यम से उसने निरूपित किया था और बताया था कि वास्तव में प्रत्येक जाति या उपजाति का एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र होता है जिसमें वह अपनी उपस्थिति के माध्यम से योगदान देता है, जिससे परिस्थिति नीच कहते हैं जिसे, तो वो नीचे होता है वो। तो इसमें आवास दिया है, आवास क्षेत्र दिया है, संक्रमिता इकोटोन दिया है, परिस्थिति कर्मता दिया है, तो नीच इसको बना लीजिए नीचे, ठीक है। तो नीचे है तो इसका बी आंसर मान लीजिए सही है, ये ऑप्शन काट के नीचे लिख दीजिए, वहाँ पे नीच होता है वो, तो बी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर का, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम आबादी किस राज्य में है ये बताना है आपको, तो सिक्किम में है, बी आंसर इसका सही है। सिक्किम में 6.11 लाख आबादी है, ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, तो लद्दाख है, डी आंसर सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है, ठीक है, सबसे बड़ा है। जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे तो लक्षद्वीप है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा, तो गोवा है, ठीक है। सबसे छोटा यूटी क्या है, तो लक्षद्वीप आ जाएगा इसमें, ये सबसे छोटा है, छोटा, ठीक है। सबसे बड़ा याद रखिएगा, सबसे छोटा राज्य गोवा। अगला क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या, तो सिक्किम में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। तो कोट्टयम है, शेरछिप है, चम्फाई है, एर्नाकुलम है। तो सबसे शिक्षित जिला कौन सा है, तो शेरछिप है। शेरछिप जिला जो है ये भारत का सबसे साक्षर जिला है, जो मिजोरम राज्य का एक शहर है। इसमें 98.23 लोग जो हैं साक्षर हैं इसमें, तो याद रखिएगा। शेरछिप जो है कहाँ पे है पूछेगा आपसे, तो मिजोरम है, मिजो, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या घनत्व धारण करता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व धारण करता है कौन सा है, तो ललितपुर है, वो डी आंसर सही है। ललितपुर जो है सबसे कम जनसंख्या धारण करता है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जहाँ शहरी जनसंख्या सबसे कम है। शहरी जनसंख्या सबसे कम है हिमाचल प्रदेश है, कि सिक्किम है शहरी जनसंख्या, तो सिक्किम सबसे कम है, याद रखिएगा। ये इसका आंसर सही है, सबसे कम ही सिक्किम में है, ठीक है। सिक्किम राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे कम है, जबकि महाराष्ट्र राज्य की शहरी संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश शहरीकरण सबसे कम है, ये इसीलिए से मुझे कन्फ्यूजन में था। शहरीकरण सबसे कम हिमाचल प्रदेश में है। 124 नंबर क्वेश्चन है किस देश में भारतीय सैन्य हस्तक्षेप को ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया। तो ऑपरेशन कैक्टस कहाँ पे लॉन्च किया गया था बताना है। तो ऑपरेशन कैक्टस जहाँ 1998 में हुआ था, ठीक है। मालदीव सरकार के तख्ता पलट की कोशिश की गई थी जब भारतीय सेना ने उसको विफल कर दिया था, तो उसको ऑपरेशन कैक्टस कहा गया था, तो डी आंसर सही है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसने बुद्ध और कार्ल मार्क्स नामक पुस्तक लिखी है। बुद्ध और कार्ल मार्क्स नामक पुस्तक किसने लिखी है बताना है आपको। तो बताइए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बी आर अम्बेडकर ने लिखी है, बी आंसर इसका सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो संस्थान है और स्थापना है। तो भातखंडे संगीत संस्थान सबसे पहले बना था, लखनऊ में इसका वो है हेडक्वार्टर है। तो बताइए कि कौन सा सही सुमेलित वर्ष सुमेलित करना है आपको। तो भातखंडे 1960 में बन गया था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कौन 1960 है ना, तो भातखंडे वही होगा, 4 होगा, ठीक है। तो राज्य ललित कला अकेडमी जो बनी थी 1962 में बनी थी, तो 3 हो गया। भारतेंदु नाट्य अकेडमी कब बनी थी, 1975 में, 1988-89 में। तो 1975 में बनी थी, तो 2 हो गया। राष्ट्रीय कथक संस्थान बना था, 1 हो गया। 4-3-2-1, 4-3-2-1 सी आंसर ठीक है इसका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। भातखंडे भारतीय का पहला जो संगीत संस्थान था, ये लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन कब लॉन्च किया गया था। तो ऑपरेशन ग्रीन का संचालन कब से प्रारंभ किया गया था, तो बताना है। 2007-8 है, 2009-10 है, 2011-12, 2005-6 है। तो ऑपरेशन ग्रीन कब से किया गया था, 2007 और 8 में किया गया था। ए आंसर सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो हाई कोर्ट के सबसे प्रथम न्यायाधीश कौन थे ये बताना है। तो
न्यायमूर्ति OH मूथम, न्यायमूर्ति मनु लाल चुनीलाल देसाई, न्यायमूर्ति वशिष्ठ भार्गव, न्यायमूर्ति विधु भूषण मलिक। तो यही सही है, डी ऐसा सही है, न्यायमूर्ति विधु भूषण मलिक थे पहले। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन, निम्न कथन में विचार करना है और उसमें बताना है कि सही कथन कौन सा है। ठीक है, तो सर्वाधिक एवं सबसे कम साक्षरता वाले जिले क्रमशः गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती हैं। तो कौन सा सही है यही बताना है। तो पहला इसका ठीक है। दूसरा है सब सर्वाधिक साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर में, सबसे कम श्रावस्ती में। ठीक है, देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, दूसरा भी ठीक है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाला नगर गाजियाबाद है। तो सर्वाधिक स्लम जो है वो गाजियाबाद में नहीं है। तो सर्वाधिक स्लम आबादी वाला नगर जो है इसमें मेरठ सबसे पहले है, फिर आगरा है, फिर कानपुर है। ठीक है, तो तीसरा गलत हो गया। राज्य में 0 से 6 आयु वर्ष का लिंगानुपात जो है 902 नहीं है। वो 0 से 6 आयु का लिंगानुपात जो है 0 से 6 आयु का लिंगानुपात 902 से 1000 है। तो 4 वाला भी ठीक है। तो 1 2 4 ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो याद रखिएगा 1 2 इसका 4 लगा देते हैं, तो ये सब सही है। तो राज्य में 0 से 6 वर्ष का जो लिंगानुपात है वो 902 है 1000 पे। ठीक है, ये सही है। तो 1 2 4 है इसका, तो इस पर 4 बढ़ा लीजिए, तो 1 2 4 इसका आंसर सही है, ए आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर का कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो वहीदा रहमान को दिया गया, सही आंसर इसका। ठीक है, वहीदा रहमान। ठीक है, अगला है तो बाइक रेसिंग चैंपियनशिप मोटो जी, ये सब पुराना है। ठीक है, ये भी पुराना है। तो अब देखते हैं अच्छा हाँ, हाल ही में ई कैबिनेट किस राज्य ने लॉन्च किया है। ई कैबिनेट किसने लॉन्च किया है, तो त्रिपुरा ने लॉन्च किया, याद रखिएगा, डी सही है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कोगयोंग गांव जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का गांव का खिताब जीता है। कोगयोंग गांव कहाँ है, कोगयोंग गांव कहाँ है, तो मेघालय में, याद रखिएगा, बी आंसर सही है, ये मेघालय में है। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस में आयोजित किया जा रहा है, तो लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है, इसका सी आंसर सही है। ठीक है, जीएसटी सहायता इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सेबी द्वारा, सिडबी द्वारा, नीति आयोग द्वारा, एसबीआई द्वारा। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सिडबी द्वारा जारी किया गया है। सिडबी किसके लिए जारी किया गया है, तो जारी किया गया है एमएसएमई के लिए, एमएसएमई। जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म। ठीक है, सिडबी द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अगला है भारत किसके साथ मिलकर एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है। तो भारत और संयुक्त राष्ट्र ने भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल शुरू किया है, तो सी इनका ऐसा सही है। हाल ही में किस राज्य में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किसने शुरू किया है, बताइए। ये उत्तर प्रदेश ने चालू किया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उत्तर प्रदेश ने नंदिनी कृषक योजना चालू किया है, महत्वपूर्ण योजना है। तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नेतृत्व में इन्होंने चालू किया है। तो इसमें क्या है, राज्य में मवेशियों की नस्लों को बढ़ाने और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन और डेयरी किसान की आय को बढ़ाने के लिए गाय की नस्लों के विशेष रूप से गिरी, साहिवाल, थारपारकर इत्यादि में सुधार करना है। ठीक है, अगला है स्वावलंबन 2023 सेमिनार आयोजित किया गया था किस सेना द्वारा, तो नौसेना द्वारा किया गया था, बी आंसर सही है, याद रखिएगा। G20 प्रेसिडेंट में एक ई बुक का अनावरण किया गया, तो उस ई बुक का क्या नाम था, तो पीपुल्स G20। ठीक है, तो ए आंसर सही है। उड़ान भवन का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया है, तो उड़ान भवन का जो उद्घाटन है किस हवाई अड्डे पर किया गया है, तो
सफदरगंज हवाई अड्डा, सफदरगंज हवाई अड्डा कहाँ है बताइए। दिल्ली में है। दिल्ली के सफदरगंज हवाई अड्डे से में इसका उड़ान किया गया, उड़ान भवन का। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023, उत्तर प्रदेश की विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिले हैं? 10 पुरस्कार मिले उत्तर प्रदेश को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास रखा है? लखनऊ, प्रयागराज, कुशीनगर, वाराणसी। तो वाराणसी में रखा है, डी आंसर सही है, वाराणसी में बनेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की गई थी? पिछले वाले टेस्ट में बताया था कि याद रखिएगा, पीएम विश्वकर्मा का जो कब ये लॉन्च की गई थी, याद रखिएगा इसको भी। 15 अगस्त को उन्होंने लॉन्च हुई थी, 15 अगस्त 2023 को। ये आंसर सही है, प्रधानमंत्री ने इसको चालू किया था। 15 दिसंबर की योजना की घोषणा हो गई थी। शुभारंभ पूछ रहा है, शुभारंभ कब किया गया था? 15 को इसका घोषणा हुई थी। और विश्वकर्मा पूजा कब होता है? 17 सितंबर को होता है, हर महीने में, हर साल 17 सितंबर को होता है। तो विश्वकर्मा पूजा पे इसको लॉन्च किया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो डी आंसर इसका सही है। पूछेगा कब घोषणा की गई थी, तो 15 अगस्त को की गई थी। स्टार्ट कब हुआ था? 17 सितंबर 2023 को, ठीक है। चलिए, ये सही नहीं है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने किस संक्रमण का पता लगाने के लिए ट्रूनेट परीक्षण को मंजूरी दी? ट्रूनेट याद रखिएगा, ट्रूनेट परीक्षण किसके लिए है? ट्रूनेट परीक्षण किसके लिए है, इसको बताना पड़ेगा आपको। तो निपाह वायरस के लिए, बी आंसर सही है। ट्रूनेट क्या, ट्रूनेट का परीक्षण कराइए तो निपाह वायरस के लिए है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये। भारत ने में वैज्ञानिक को सम्मानित करने के लिए किन पुरस्कार की एक श्रृंखला को स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कौन सा घोषणा की गई है कि ये वाला श्रेणी के पुरस्कार जो होगा पता जाएगा? तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, डी आंसर सही है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की गई है भारत के वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए, ठीक है। सितंबर 2023 में किस शहर में सतत विकास लक्ष्य SDG की शिखर सम्मेलन में मेजबानी की? तो SDG का शिखर सम्मेलन हुआ था, तो किस में हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था, ए आंसर सही है, न्यूयॉर्क में हुआ था ये। भारत ने भारतीय शहरों को 10,000 भारत ने भारतीय शहरों में 10,000 भारत निर्मित इलेक्ट्रॉनिक बस तैनात करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी किया है? तो देश कौन सा है? तो अमेरिका है, डी आंसर सही है, अमेरिका है। एशियाई विकास बैंक ने हालिया अनुमान के अनुसार इस वित्तीय वर्ष के लिए भारत की GDP का वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया है? तो 6.3 लगाया था एशियाई बैंक ने, ठीक। तो इम्पोर्टेंट है ये। तो 150 क्वेश्चन थे और बढ़िया क्वेश्चन थे इसमें, तो इसको सॉल्व करिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।